नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक और खास मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। कश्मीर में सर्दियां दस्तक देने लगी हैं, लेकिन वहां पे राजनीति सीधे तौर पर कहें तो देश विरोधी राजनीति काफी गरमाने लगी है। वजह आपने दो तीन बयान फारूक अब्दुल्ला के सुने होंगे। दूसरी वजह महबूबा मुफ्ती अब बाहर हैं, आजाद हैं, और वो सीधे जाकर मिली है फारूक अब्दुल्ला से। उन्होंने गुप्ता डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस नाम पर कुछ तुर्रा छोड़ा है और उनका कहना है कि अब वो आर्टिकल 370 को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति उस पर करेंगे, जिसकी आशंका पिछले 14 महीनों से देश कर रहा था कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर अलगाववाद की राजनीति की आग लगाने की कोशिश की जाएगी। 14 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब से कोशिश फिर से की जाने की कोशिश की जा रही है और बीच में चीन को भी लाया जा रहा है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजेश गुप्ता जी, जो कि JNK लद्दाख के वर्किंग प्रेसिडेंट है BHP के, और अपनी राष्ट्रवादी स्पष्टता कहें, उनके व्यूज कहें, उसके लिए जाने जाते हैं। और सीधे उनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में राजेश गुप्ता जी एक सटीक बोलने वाले आदमी के रूप में जाने जाते हैं, वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, 2-3 दिनों से जो हो रहा है, जब से महबूबा मुफ्ती बाहर निकली है, अकेले तो कुछ फारूक अब्दुल्ला कर नहीं पाए थे। उनको लगा कि महबूबा मुफ्ती आ गई हैं, दोनों मिलकर फिर से एक नया तुर्रा छोड़ा है। क्या मैं ये मानूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जो 14 महीनों से शांति बनी हुई थी वो भंग होगी? आप क्या कहते हैं? देखिए, एक ऑब्सोलीट दूसरे ऑब्सोलीट के साथ मिलके क्या कर सकता है, ये मुझे लगता है कि दोनों मिलके एक बड़े ऑब्सोलीट के रूप में ही सामने आएंगे। केंद्र में आज जो सरकार है वो सरकार पुरानी कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है, जो इनकी गीदड़ भक्तियों के आगे झुकने वाली है। उस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति बार बार बताई है और राष्ट्र के हित में जो है उसको पूर्ण करने के लिए, उस एजेंडा को लागू करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जो है राष्ट्र को बताई है। और उसके आगे ना तो आतंकवादी टिके हैं और ना ही इस तरह की आतंक की विचारधारा को प्रेरित करने वाले लोग टिके। ये सारे के सारे लोग बॉन्ड्स वहां पर लिख कर दे करके बाहर आए। अब असल बात ये है कि ये पुराने बिकाऊ लोग हैं। जब पुरानी सरकारें थी नॉन बीजेपी, उस वक्त आपने बड़े सारे मेमोयर्स भी पढ़े होंगे। इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद लिखते हैं कि कौन कौन हमारे पे रोल पे था, कैसे 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 हम इनको मैनेज करते थे और कैसे ये स्वयं अपने आप को ऑफर करते थे मैनेज होने के लिए। इन्हीं में से हैं सारे। इस तरह से ये इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ गद्दारियां की हैं। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जिसकी आप बात कर रहे हो, वो तो गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, वो आसाराम बापू के साथ भजन भी गा लिया करते थे। और उसके बाद पाकिस्तान, जब कोई JKLF की बात आए तो पाकिस्तानी भी हो जाते थे। और आज चाइना को उनकी जरूरत पड़ी है, जब चाइना रिसीविंग एंड पे है पूरे वर्ल्ड में उइगर मुस्लिम्स को लेके, जो उनका विचारधारा है चाइना की, उस पर पूरे विश्व में उनको सफाई देनी पड़ रही है। शी जिनपिंग को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो प्रोबेबली इनके साथ कोई अलायंस या टाई अप या कुछ किया होगा, इसके तहत फारूक अब्दुल्ला जो है वो थोड़ा सा पैसेज देने की कोशिश कर रहा है उनको। तो ये इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये बिकाऊ है और ये किसी चीज को भी बेच सकते हैं। ये कश्मीर जिसको ये मुद्दा कह रहे हैं, तो मुद्दे के लफ्ज को बेचते हैं वहां पे। मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से, आप इनको पूछिए, आप जर्नलिस्ट हैं, फोर्थ पिलर हैं, कि भाई अपना रेट कार्ड सीधा सीधा ही लगा दो, हमें पता लग जाए पाकिस्तान आपको क्या देता है, चाइना आपको क्या देता है। तो हिंदुस्तान की सरकार को कहें कि एक ही बार इनके मुंह पे टेप लगाओ, शांति तो हो, भड़काऊ बयान देने तो बंद हो। इनको टेप चाहिए मुंह के ऊपर, जब तक वो टेप का निपल रहता है तो ये ठीक है। अभी आप इनको बोलिए सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, ये मोदी जी का गुणगान शुरू कर देंगे, अभी कर देंगे, 2 मिनट नहीं लगाएंगे। और अभी आप इनको बोलो कि नहीं, आपके कृत्यों के लिए आपको जूते पड़ने हैं, तो फिर ये चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर देंगे। इस करके अब समय आ गया है कि इनकी आतंकवाद प्रस्त विचारधारा को हम बड़ा ज्यादा तूल ना दें।
नेशन इनको इग्नोर करे। इनका जो कार्य क्षेत्र है, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो अब पहले तो था कि कश्मीर के 2 4 5 जिलों में था। अब वो जो पास गुप्कार रोड है ना, जहां पे ये फर्स्ट कार नहीं, मैं कहूंगा गपकार डिक्लेरेशन, ये गप्पे मारते हैं वहां पर। ये गुप्कार डिक्लेरेशन नहीं है जो 4 अगस्त को भी इन्होंने किया, वो गपकार डिक्लेरेशन था। और अब ये परसों दूसरा इन्होंने महबूबा के आने के बाद किया है, इसमें से इनके एक बड़े जोकर की पार्टी, बड़ा जोकर जो मैं कह रहा हूं, जो दिल्ली आपका बैठा है, राहुल गांधी, उसकी पार्टी वो पहली 4 अगस्त वाली डिक्लेरेशन में शामिल थी। कल की जो परसों की डिक्लेरेशन है, वो नहीं आए हैं वहां पर, उनको शायद कोविड हो गया परसों। तो ये कौन सी गुपकार डिक्लेरेशन, कौन सी उसकी कंटिन्यूएशन? ये तो सरकारी खर्चे पर गप्पे मारने वाले आदमी हैं और ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत हम गिदड़ बकरियां देंगे तो शायद हमें कोई बुला ले बातचीत करने के लिए, और वहां पर कहीं कहीं हमारी कोई थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बन जाए। वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी लूज हो गई है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इंपॉर्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन देयर वैलेट। अगर दे आर कंप्लीटली अगर वाइप्ड आउट। जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो शुरू होना ही है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, ऐसी स्थिति में क्या ऐसी संभावना है कि मिलके ये लोग चुनाव लड़ेंगे? हरदीप जी, मैं आपको ये बताऊं, ये जिस फॉर्मेट पे चल रहे थे, इन्होंने डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। जितने वोटों में आपके दिल्ली में म्युनिसिपल काउंसलर बनता है, उससे कम वोट लेकर ये मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। और अतीत में जो इनका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टियां हैं, अब्दुल्ला, पापा जी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बेटा जी उमर अब्दुल्ला, क्वालिफिकेशन इनकी यही है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद, बेटी महबूबा जी, और जब उनकी बारी आई तो भाई वो बॉम्बे फिल्म में फोटो वोटो खींचता है, कुछ करता है, उसको भी बुला लिया तो भी आजा मंत्री बन जा। ठीक है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टियां हैं, और इस तरह बाकी भी है वहां पे छोटे 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 कोई कोई कोई। तो इनको चाहिए कि वोट वहां पे ना पड़े। अगर वोट पड़ेंगे तो लोग इनको वोट डालेंगे नहीं। तो इस करके बायकाट करवाना है, वो इनकी एक मिली भगत है हुर्रियत जैसी पार्टियों के साथ और आतंकवाद प्रस्त ताकतों के साथ, आतंकवादियों के साथ। इसीलिए इनकी मजबूरी है उनको सपोर्ट करना, क्योंकि अगर मैसिव वोटिंग होती है तो ये बेचारे, इनका कोई टेकर नहीं है। तो इस करके वोटों का बायकाट करवाना, फिर 100 200 500 वोट लेकर के मेंबर पार्लियामेंट बन जाना, ताकि दिल्ली में मकान सुरक्षित रहे, तनख्वाह लगी रहे। और अगर कहीं कभी पंचायत इलेक्शन की बात आ जाए, तो क्योंकि ये बड़े खानदान है, इन्होंने पंचायत में खड़े नहीं होना, तो उस वक्त घर में बैठे ऐसे करके ये बायकाट का कॉल दे देते हैं। क्यों? ग्रामीण स्तर पर, नीचे के स्तर पर किसी को पावर ना मिल जाए, तब ये बायकॉट कर देते हैं। और पंचायत इलेक्शनों के 15 दिन के बाद अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, तो तब श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी की सेहत भी ठीक हो जाती है और फटाफट से एमपी बनने के लिए आ जाते हैं। ये एक मोडस ऑपरेंडी है इनकी। जो पब्लिक मनी है, जो हिंदुस्तान के का पैसा है, इनके बाप पैसे नहीं है। जम्मू कश्मीर जो आज तक आजादी से लेके आज तक, आप सीएजी की रिपोर्ट्स देखें, 60 to 70% ऑफ द बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से आता है। वो जेएंडके में रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। 47 से लेके आज तक 2/3 ऑफ द मनी दैट हैज बीन स्पेंट इन जेएंडके कम्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया। तो आप जो दिल्ली बैठे हैं, आप सब लोग बराबर के मालिक हैं जम्मू कश्मीर के। और ये जो दवाइयां देते हैं, 35A को हमने वापस लाना है, 370 को वापस लाना है और चाइना की मदद से वापस लाना है, मुझे बताइए वो शी जिनपिंग बेचारा टिकटॉक को अपना वापस नहीं ला सका। वो तो हमारे साथ साथ पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया है। तो ये 370 कहां से लाएगा, मुझे आप समझाइए। इनको बोलो पहले टिकटॉक तो चला लो, क्योंकि आपके तो उमर साहब है, वो भी टिकटॉकिए हैं, और जो इनकी सेंटर में अलायंस पार्टनर है राहुल गांधी वाले, वो भी टिकटॉकिए हैं। तो शी जिनपिंग बेचारा टिकटॉक वापस लाए कि इनकी 370 वापस लाए। वो चलो उसने स्टेटमेंट दिलवा दिया, कोई इसका मुंह काला किया होगा थोड़ा सा, इससे ज्यादा इनका वजूद ही कोई नहीं है। गुप्कार, अगर आप श्रीनगर की ज्योग्राफी को जानते हैं, तो गुप्कार इज
मोस्ट स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया, जो जब सबसे खुला डुला पॉश एरिया है, वहां 10-20-30 कोठियां हैं, और वो भी काफ या सरकारी जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। उमर को तो वहां से निकाल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पे चल जय माता दी, तू चल वापस, मकान खाली कर दिया अपना। अब महबूबा जी की बारी भी आएगी, वो भी स्टेट की अकोमोडेशन में बैठी हुई है। तो इस करके ये गुपकार में 4-5 मकान ही रह जाने हैं, आप चिंता ना करें, ये इनका रिटायरमेंट का वक्त है जी। मुफ्ती परिवार के, अब्दुल्ला परिवार की, इनकी राजनीति, इनके शासनकाल में जो जी कुछ आपने एक तरह से इशारा किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को दिया था जी रोशनी एक्ट जी जी को जी लेकर, जिसको उन्होंने पूरी तरह से असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। और शुरुआत से, जब से इंसेप्शन से, यानी 2007 से जब जी से लागू हुआ, तब से ही इसको खारिज कर दिया है। जी 25,000 करोड़ का एक तरह से जमीन का घोटाला बताया जा रहा है, उससे ज्यादा जमीन जिहाद का जरिया बताया जा रहा है। जी। इससे क्या क्या खुलासा हो सकता है मुझे, और देखिए, कितना खुलासा बड़ा हो ये चुका है फैसला रहा है? अदीप जी, ये खुलासा हो चुका है। बहुत ही मेटिकुलस और वेल रिटन जजमेंट है वो। 2001 में, 2007 नहीं, मैं आपको करेक्ट करूं, ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ, ये 2001 में शुरू हुआ। और 2001 में जब ये पहली बार आया, तो एक कट ऑफ डेट रखी गई कि जो जमीनें प्राइवेट लोगों के कब्जे में हैं सरकार की, वो हम रेगुलराइज कर देते हैं, उसके पैसे लेंगे। और 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्लान किया उसके लिए, और कहा कि ये यहाँ पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाइड्रो पावर है उसकी डेवलपमेंट में लगेगा, और जम्मू कश्मीर पावर सफिशिएंट, पावर सरप्लस स्टेट बन जाएगी उससे। और हम ये लोगों के हवाले कर देते हैं ये जमीनें, और इतना इतना पैसा ले लेते हैं। अब हुआ क्या कि 2001 में तो हमारे श्रीमान फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने अपने लोगों को उसमें अकोमोडेट कर लिया। अब 2002 के बाद मुफ्ती साहब की फैमिली की भी सरकार आई, श्रीमान गुलाम नबी आजाद साहब की भी सरकार आई, तो सबने कहा हमारे हिस्से रह गए। तो ये रूल्स को बार बार अमेंड करते चले गए 2007 तक, और कट ऑफ डेट भी 1990 से बढ़ाते चले गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों में 10-10 जिले हैं जी। कश्मीर संभाग में 33,000 कनाल जमीन जो है वो लोगों को अलॉट कर दी गई, रेगुलराइज कर दी गई। कश्मीर संभाग के 10 जिलों में 33,000 कनाल। और बेनिफिशरीज में कौन कौन शामिल है? श्रीमान अब्दुल्ला साहब पूरे शामिल हैं, जो इनकी नवाए सुबह के इस तरह की कोई ट्रस्ट है वो इसमें शामिल है। ये जम्मू में भी जो इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है वो भी उसी खाते में आता है। अब 10 जिले कश्मीर, 33,000 कनाल रेगुलराइज, 10 जिले जम्मू, 6 लाख कनाल रेगुलराइज, कश्मीर से 20 गुना ज्यादा। और कश्मीर में आपको तो पता है 1989-90 में हिंदुओं को इन्होंने वहां से जबरदस्ती भगा दिया, ठीक है, और इस करके 100% मुस्लिम बेनिफिशरीज ही होने थे। लेकिन जम्मू संभाग, जहां पर 75% के आसपास, 3/4 के आसपास पॉपुलेशन हिंदुओं की है, जो 6 लाख कनाल जमीन इन्होंने रेगुलराइज की, अभी वेबसाइट जो जेएनके गवर्नमेंट की है उस पर सबके नाम आ जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने टाइम दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम लिखिए और कितनी कितनी जमीन रेगुलराइज की है, कितनी कितनी कब्जे में है। मैं आपको कह देता हूं 90% इन जम्मू प्रोविंस आउट ऑफ 6 लाख कनाल्स वो मुसलमानों को रेगुलराइज की गई, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, 20-25% पॉपुलेशन है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, उन 90% मुसलमानों में भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो कश्मीर के रहने वाले जो 10 जिलों के मुसलमान हैं वो ज्यादा बेनिफिशियरी हैं। तो ये एक प्लैंड लैंड जिहाद था जम्मू में, पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करने का और जमीनी स्तर पर शहरों के आसपास मुसलमानों को बसाने का। ये डेमोग्राफिक चेंज करने की जो एक साजिश थी, और उस साजिश में ये जो गुपकार डिक्लेरेशन हो रही है, जिसको गपकार डिक्लेरेशन में कहूं, ये सारे के सारे शुरू से शामिल थे। इनकी नानी एक थी, ये ग्रैंड अलायंस पहले से ही था। ये जो परसों बना है ना जी इनका अलायंस जेलों से छूटने के बाद,
ये अलायंस पहले से ही था, क्योंकि एक दूसरे का एजेंडा इन्होंने मिलकर के आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने लोगों को, जो कि क्योंकि ये कश्मीरियत की बात नहीं करते, ये जम्मू की बात नहीं करते, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये पहली सरकार ऐसी है। ये जब इनको जरूरत पड़ती है ये सेकुलर बन जाते हैं, फिर सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है कश्मीर इज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इस्लाम की दुहाई दे लेते हैं। ये किसकी दुहाई नहीं है, इनके पास सारा सेट एजेंडा है। जैसे ये पाकिस्तान और चाइना जिसकी जिसकी मर्जी दुहाई दे ले, इसी तरह इनकी ये दुहाई है। ये जम्मू में किस ढंग से मुस्लिम पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए, ये एक उसकी प्लान्ड एफर्ट थी, और वो इन्होंने की। आज जब कोर्ट ने सारा डाटा देखा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक और चीज सामने लाई कि वो जो 25,000 करोड़ आने वाला था जम्मू कश्मीर में, 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन वाले जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए आने वाला था, वो कितना आया आप उसकी परसेंटेज का अंदाजा नहीं कर सकते। 94 या 96 करोड़, लेस देन 100 करोड़, लेस देन 100 करोड़। मतलब 25,000 करोड़ का घोटाला ऑटोमेटिक बन गया कि 25,000 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपया या उससे भी कम पैसे आए हैं। तो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स क्या थी? और कई इन्होंने सेक्शंस ऐसे बनाए हैं जिसमें मतलब 1,000 रुपए से भी कम में पर कनाल जमीनें दे दी इन्होंने। तो एक प्लैंड लैंड जिहाद जिसकी प्लानिंग 2001 से लेकर 2007 तक चलती रही और उसके बाद ही आज तक चलता आया, उसका पर्दाफाश किया है हाई कोर्ट ने। उसके ऊपर अंकुश लगाया हाई कोर्ट ने, उसको इलीगल डिक्लेयर किया है हाई कोर्ट ने, और उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ कैसे निपटना है, उसको अनर्थ टोटल को कैसे करना है, वो सीबीआई को ऑर्डर दिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि ये पूरे भारतवर्ष में इससे बेहतर लैंडमार्क जजमेंट कोई नहीं है। ये पूरे भारत में जहां जहां भी सरकारी संपत्ति को हड़पने वाले लोग हैं, भू माफिया हैं, ये सब के लिए ये सबक है। और पूरे भारतवर्ष में जहां जहां इस तरह के लोग कहीं पर सरकारी जमीनें हड़प रहे हैं, मुझे लगता है ये उन सब के लिए लैंडमार्क जजमेंट बनेगी। और ये एक यूनिक किस्म की चीज है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भू माफिया, स्टेट पैट्रोनाइज्ड फॉर्मेट है सरकारी जमीनें हड़प करने का। नोवेयर इन द वर्ल्ड, मैं तो इंडिया छोड़ देता हूं, कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जब आप कानून तोड़ने वाले को, सरकारी संपत्ति की हड़पने वाले को, उसको इंसेंटिवाइज करते हैं कि अच्छा तूने ये जमीन कब्जा की हुई है, ये लिए तुझे अलॉट कर देते हैं। और दूसरा जो टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट है, अच्छा तेरी भाई किस्मत है, तूने तो कब्जा ही नहीं किया, अगर किया होता तो तुझे भी रेगुलराइज कर देते। अब जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर सिटीजन है उसको आप सिखाना क्या चाहते थे? तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये इस गपकारियों ने किया मिलकर के सबने। और लेकिन इन गपकारियों में एक चीज मैं बता देता हूं आपको, पहले और दूसरे में शायद मैंने पहले भी कहा कि वो कांग्रेस जो फाइनल अटेम्प्ट हुई है ग्रैंड अलायंस की, उसमें से भाग गई है। वो जो ट्रैक्टर में बैठते हैं सोफे पर, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी गायब हो गया दूसरी बार। तो अलायंस जो है, गपकार अलायंस, वो उसकी गप जो है वो थोड़ी कम हो गई है दूसरी मीटिंग में। वो गुलाम नबी आजाद दरअसल पार्टी से लगभग बाहर ही होने वाले, जो पिछली बार थे। वो राजनीति वहां पर पिछली बार लग इनके रहा है कुछ अलग। वो ताज मोहिद्दीन उसमें शामिल हुए थे पहली मीटिंग में, तो ताज मोहिद्दीन साहब उसमें सिग्नेटरी थे पहली में। तो अब ये खबर तो दे रहे हैं अखबार में बहुत कि वो जी ग्रैंड अलायंस जो पार्टियां पहले शामिल हुई थी हम दोबारा उसमें हैं। लेकिन मैं चेक कर रहा था सारी न्यूज में कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है ही नहीं है कोई भी। शायद वो कांग्रेस को या तो कश्मीर से प्रेम कम हो गया है, अब क्या बात है वो भी आप उनसे पूछिए, उनसे भी भाई भाग क्यों गया या आधे वो रास्ते में छोड़कर। संभव है या कि उनका हवा काम है देख रहे हो, कुछ, हवा की रुख किस तरफ है। हाँ ये भी हो सकता है, उनको लगा हो कि ये कहीं वो अब सबको छोड़ दिया है तो हमें स्टेट गेस्ट ना बनना पड़ जाए कोई देश विरोधी बात करके। तो स्टेट गेस्ट ही है ना जो जेल वाला है। एक और हमने ये पढ़ा है कि कोई ऐसा प्रोसीजर भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर जेल में भी रखना है जितनी देर, उसका खर्चा भी वसूल किया जाए। इन पे खर्चा भी क्यों करना, ये पुराने खर्चे बहुत कर दिए गए इनके ऊपर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अपराधी है, इनसे उसी ढंग से ट्रीट करना सोशल मीडिया पर कुछ
फारूक अब्दुल्ला को लेकर उनके कुछ इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको किस सेक्सुअल स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया तो रोज भरा रहता है, लेकिन कई बार कुछ क्रेडिबल लोग ऐसी बात कर देते हैं जिसका जवाब देना बनता है, और अगर हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसका मतलब है कि उसके तथ्यों में कुछ सच्चाई है। एक नोटेड कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट हैं मधु किश्वर, एक दो दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, मैं आपको सेंड करता हूं, आप जरूर अपने दर्शकों को वो दिखाइए। ये अगर मुझे पता नहीं है इस पे आ सकता नहीं आ सकता, मैं मधु किश्वर जी का ये ट्वीट है इसके ऊपर, ये देखिए, हमने उसको रीट्वीट भी किया था, और मैं पढ़ के सुना देता हूं कि मधु किश्वर जी ने क्या लिखा है। Muzaffar Hussain Beg told me that Abdullahs had hired nearly 250 young Kashmiri women in the secretariat to be available at will to bureaucrats and politicians. NC ruled Kashmir became land of sex scandals and officially organized whoring. ये शायद न्यूज इंडियन एक्सप्रेस .com/nation/2009 वाया एट न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इसमें कोई छपी है, अक्टूबर 13 की बात है जी। ये लीजिए, आप इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप जरूर अपने दर्शकों को बताइए। अब 13 की इसके बाद ये मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जनाब, वो पहला जो गपकार डिक्लेरेशन वाला था ना मीटिंग 4 अगस्त, उसमें शामिल थे, दूसरे का मुझे मालूम नहीं है, तो लिटरेट आदमी हैं। अब मधु किश्वर जी भी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पब्लिक डोमेन में इसको लाया है। ना मुजफ्फर बेग साहब ने इसको डिनाई किया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको डिनाई किया, ना उमर अब्दुल्ला साहब ने डिनाई किया है, ना फारूक साहब ने डिनाई किया है, और तो और श्रीमती महबूबा मुफ्ती, जो कि एक जम्मू कश्मीर की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त की, आज नहीं, कि और चीफ मिनिस्टर रही हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो नारियों के अधिकारों की, नारियों के सम्मान की बात करें अगर कहीं उनसे इनजस्टिस हुआ है आज या अतीत में, और वो भी जम्मू कश्मीर की औरतों के साथ या उनके विषय में लिखा गया उस पर रिस्पॉन्ड करें। ये कोई टॉम डिक एंड हैरी ने नहीं लिखा है, एक रिस्पॉन्सिबल अक्लेम्ड जर्नलिस्ट ने लिखा है। इट इज नॉट, और उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे है, इट इज इन पब्लिक डोमेन। लेकिन उसके बाद ये सेकंड गपकार डिक्लेरेशन भी करते हैं, उसमें गप्पे भी मारते हैं, लेकिन कश्मीर की उन 250 बच्चियों, बहनों, नारियों के बारे में इनके पास सोचने का वक्त नहीं है, क्लैरिफिकेशन देने का वक्त नहीं है, माफी मांगने का भी वक्त नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि हम उनके हितैषी हैं। मैं आपको सीधा बताता हूं, ये ना तो कश्मीर के समाज के हितैषी हैं, ये उनको भी बेच आएंगे, और आपने देख ही लिया कि अपने ही प्रदेश की जो नारियां हैं, नारी शक्ति है जिसको हम मातृशक्ति कहते हैं, दुर्गा वाहिनी कहते हैं, उनके प्रति इनकी सोच क्या है। प्रदेश को बेचना कैसे है, प्रदेश के वो अफेयर्स जो कि भारतवर्ष की पार्लियामेंट में पास होकर के लागू हुए हैं, उसके लिए इनको चाइना की मदद चाहिए, उसके लिए वहां पर सांठगांठ कर रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। ये देश के भी गद्दार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी गद्दार हैं, ये कहां कहां गद्दारी नहीं कर रहे। और उसके बाद धर्म विशेष को लेकर के जम्मू, पहले तो ये कश्मीर में से हिंदुओं को भगाते, इनको हिंदुओं को भगाने में कोई इनसिक्योरिटी नजर नहीं आती, फिर ये सिक्योर हो जाते हैं कि हिंदुओं को भगा दिया जाए, हिंदुओं को भगा दिया जाए, ये सिक्योर हो जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अगर किसी के घर के बाहर कोई पुलिस वाला खड़ा होता है या आर्मी वाला खड़ा होता है या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई आदमी खड़ा होता है, तो उस घर के अंदर, वहां उस मोहल्ले में रहने वाले, उस लोकेलिटी में रहने वाले अपने आप में सिक्योर फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हमारे आसपास कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का आदमी है। इन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया कि अगर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं तो ये उसको शो करते हैं कि जैसे कोई इनसिक्योरिटी होगी, और कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वहां से भगाना, उसमें ये इनसिक्योर हो जाते हैं। और उसके बाद उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि जम्मू, जो कि हिंदू बहुल प्रोविंस है, जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिम्स को इंसेंटिवाइज करके
किस तरह से कश्मीर से ला करके वहां बसाया जाए, उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड लंबी प्लानिंग करते हैं। मुझे आप ये बताइए, ये कहां तक सही है? किसके ये दोस्त हैं, किसके ये दुश्मन हैं? उस चीन की मदद लेने से ये चूकते नहीं, जो कि उइगर मुसलमानों के ऊपर जो उनका जो इसको जुल्म ही कह रही है पूरी दुनिया, उसको लेकर के वर्ल्ड में जवाब नहीं उससे बन रहा, उसकी सपोर्ट ले रहे हैं और उसको ये शेल्टर भी कर रहे हैं। इनका दीन ईमान क्या है? ये मुसलमानों के सगे नहीं, ये हिंदुओं के सगे नहीं, ये स्टेट के सगे नहीं, अपनी स्टेट की औरतों के सगे नहीं, ये किसके सगे? ये आप पूछिए इनसे सवाल। बहरहाल 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। ना अब जम्मू कश्मीर ऐसा है, ना लद्दाख वो पुराना रहा है, और ना ही जम्मू कश्मीर के लोग पहले वाले रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि अब समय बदल चुका है। यकीनन राजनीति करेंगे, उसकी आशंका भी यही है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग उस पर कैसा जवाब देंगे, वो भी इनको आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जम्मू कश्मीर की राजनीति को करीने से हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।